न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवा शेख और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका देश की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। मोहन भागवत ने मोरोपंत पिंगले पुस्तक का विमोचन किया। गुरु पूर्णिमा पर सीएम भजनलाल शर्मा ने दी शुभकामनाएं। गुरुग्राम में बारिश से जल प्रभाव, यातायात प्रभावित। आइए देखते खबरें विस्तार से। मोहन भागवत ने किया मोरोपंत पिंगले पुस्तक का विमोचन। नागपुर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मोरोपंत पिंगले हिंदू पुनराश्रम के वास्तुकारक नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि मोरोपंत पिंगले जैसे विचारक और संगठक इतिहास के उन स्तंभों से ही है जिन्होंने हिंदू समाज को पुनर्संगठित करने की दिशा में अमूल्य योगदान दिया है। सामर्थ्याविषयी शंका असेल तर ती पूर्णपणे नष्ट करणारा, आपले म्हणून ज्यांना वाटायचे त्यांना ते आधार वाटायचे। आपले म्हणजे अनुभवी कार्यकर्ते तर नाही म्हणत, पण लहान बाल स्वयंसेवक आहे, हे आपले अधिकारी आहेत असं म्हटल्यावर त्याला वाटायचं की आपण सुरक्षित आहोत आणि संघही सुरक्षित आहे। दुसरी गोष्ट त्यांचा विनोदी स्वभाव। संघामध्ये बौद्धिक वर्ग ही एक गोष्ट आहे पहिलेपासून। विशेषतः संघ शिक्षा वर्गामध्ये वगैरे स्वयंसेवक खूप खटतात, त्यांना कधी कधी बौद्धिक वर्ग ही विश्रांतीची वेळ वाटते। परंतु मोरोपंतांच्या बौद्धिक वर्गात असं कधी झालं नाही। शिस्तीत असतो बौद्धिक वर्ग, सगळे बसले असतात, रांगेत असतात, सम्यक सरळ रांग असते। पण मोरोपंतांच्या बौद्धिक वर्गात ती रांग विस्कटायचीच, कारण बैठक न मोडता हसायचं, तर मग ते शरीर उसळायचं आणि ते इकडे तिकडे व्हायचं। कुठेही त्यांनी सगळ्या जिथे जिथे ते होते तिथे त्यांनी तणाव येऊ दिला नाही। विषयांची गंभीरता कमी न करता पण तणावमुक्त सगळ्यांना ठेवायचं। एकदा त्या प्रांत प्रचारक बैठकीत बाळासाहेब आजारी झाले होते, त्या वर्षी त्यांचा बौद्धिक या वर्गांमध्ये प्रवास होणार नाही असं सांगितलं। तर एक श्यामजी गुप्त होते, ते उभे राहिले, ते म्हणाले माझी एक सूचना आहे की बाळासाहेबांचे 2 बौद्धिक वर्ग कार्यालयातच त्याचा व्हिडिओ करून घ्यावा आणि ती कॅसेट प्रत्येक प्रांतात पाठवावी। तो बाळासाहेब एकदम म्हणाले, ए देखो ये वीडियो टेप वगैरह जब तक मैं हूं तब तक नहीं चलेगा, बात का सरसंघ चालक जो करेगा करने दो। आता बात का सरसंघ चालक असं तब्येत बरी नसताना बाळासाहेब म्हणाले तर सगळेच एकदम गंभीर झाले, काही लोकांच्या डोळ्यात पाणी सुद्धा आलं। मोरोपंत उभे राहिले आणि ते म्हणाले बात का सरसंघ जाने तब तक ये काम चलाना है क्या? डॉक्टर साहब गए, गुरुजी गए, आप है तब तक पूरा करना है कि बाद में भी चलाना है? सगळे लोक एकदम हसले। सगळ्या गोष्टींचं प्लॅनिंग वगैरे सगळं व्यवस्थित करताना सुद्धा तणाव कुठेही नाही। एवढी मोठी एकात्मता रथयात्रा, कितीतरी प्रश्न यायचे बैठकीत योजना करताना। संघ होता, त्यात संघाच्या बैठकीत चर्चा व्हायची आणि तिथून म्हणजे गंगा सागरून सोमनाथला यायचं आणि उत्तरेतून दक्षिणेत जायचं। कितीतरी दिवसांचा कार्यक्रम आणि वेळ पाळल्या गेली पाहिजे, पुढे मागे होता कामा नये, कारण समापन आणि उद्घाटन दोन्हीचे मुहूर्त ठरलेले। तर त्याचं प्लॅनिंग मग हे कसं होईल? आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उपस्थित श्रद्धालुओं को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा, एक व्यक्ति के जीवन में गुरु का महत्वपूर्ण स्थान होता है। गुरु पूर्णिमा का दिन इसीलिए विशेष है क्योंकि ये गुरु की महानता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि पिछले 25 वर्षों से मुंडिया पूर्णिमा मेले में आते आ रहे हैं और इस अवसर पर राज्य के आध्यात्मिक व धार्मिक स्थानों के विकास के लिए भाजपा की डबल इंजन सरकार निरंतर कार्यरत है। सबसे पहले तो आप सभी को
दीपक सर लगा दिया। सबसे पहले तो आप सभी को और सभी प्रदेशवासियों को कल बहुत ही पावन शुभ अवसर गुरु पूर्णिमा का बहुत बड़ा उत्सव है और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सबसे पहले मैं सभी प्रदेशवासियों को और सभी गुरुजनों को, सभी संतों को, सभी महंतों को मैं गुरु पूर्णिमासी की हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। ये पर्व ऐसा है जो गुरु के द्वारा अंधकार से उजियाले की ओर लेकर के जाता है। निश्चित रूप से हर व्यक्ति के जीवन में गुरु का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस गुरु का स्थान, उसको याद करते हुए हमें हमारे सभी ऐसे जो जीवन में हमारे में जिन्होंने कोई भी हमारे प्रति अच्छा और उनको सरल रास्ता दिखाने का काम किया है, उन सबके प्रति हम सभी को बहुत ही श्रद्धा के साथ उनको नमन करना है। आज यहाँ गिरिराज जी में है। गिरिराज जी में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुड़िया पूनों का ये बहुत बड़ा लक्खी मेला लगता है और मैं यहाँ लगातार पिछले 25 वर्ष से ज्यादा समय से मैं यहाँ लगातार आता हूँ। यहाँ के साधु संत, भगवान कृष्ण की एक क्रीड़ा स्थली हमारे मन में गुरु के प्रति, समाज के हर व्यक्ति के प्रति और उसके प्रति जिस समाज में वो अंतिम पायदान पर खड़ा है, उन सभी के प्रति हमारी जो संवेदना है, उन सभी को साथ लेते हुए हम इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उन सभी का सहयोग करें और जितने भी हमारे इस मेले के अवसर पर तीर्थयात्री और परिक्रमार्थी आते हैं, उन सभी को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। ये बहुत ही बड़ा उत्सव है। ये भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है और इसको कई रूपों में मनाते हैं। लगातार इस परिक्रमा का बहुत बड़ा, गिरिराज जी की परिक्रमा, गोवर्धन जी की परिक्रमा का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए पूरे देश भर से आप देख रहे हैं किस तरह का सैलाब यहाँ उमड़ा है। ऐसे भक्तों को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपके माध्यम से पूरे राजस्थान प्रदेश को, पूरे देश के लोगों को भी शुभकामनाएं। देखिए, ये हमारी संस्कृति है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं विकास और विरासत ये हमारी साथ साथ चलनी चाहिए। निश्चित रूप से हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा प्रभाव है। हमारे ये जो पूजा के स्थल हैं, हमारे मंदिर हैं, हमारे आस्था के केंद्र हैं, उनका विकास होना चाहिए। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे सभी आस्था के केंद्रों को, सांस्कृतिक केंद्रों का विकास हो रहा है, पूरे देश के अंदर हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान में भी हमारे ऐसे तीर्थ स्थलों का, हमारे धार्मिक स्थलों का, हमारे सांस्कृतिक केंद्रों का भी विकास हो रहा है। निश्चित रूप से हमारी ये सरकार डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी के नेतृत्व में
लगातार हमारी सरकार इन केंद्रों के लिए काम करती रहेगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुरुग्राम में भारी बारिश से जल प्रभाव की समस्या गंभीर। गुरुग्राम में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जल प्रभाव की समस्या बढ़ती जा रही है। शहर के मुख्य रास्ते और आवासीय क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं, जिससे लोगों की आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण लोकल ट्रैफिक प्रभावित हुआ है और कई स्थानों पर पानी जमा होने से सड़कें बंद हो गई है। प्रशासन ने बचाव और जल निकासी के लिए त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी।
लाइव चल रही है बोल सच्चे दरबार क्या जाओ वो हरिद्वार हेलो गाइस कर दिया सामने हेलो गाइस कर दे हेलो बाय बाय आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। राहुल गांधी का ईसी आरएसएस पर हमला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को पटना महागठबंधन में शामिल हुए। बिहार में वोटर लिस्ट स्क्रीनिंग को लेकर विपक्षी पार्टियां विरोधियों कर रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लाभ पहुंचाने के लिए धांधली की गई है। केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार इस साल के अंत में होने वाले बिहार चुनाव में भी ऐसा करना चाहती है। हम इसे होने नहीं देंगे।
चाहिए, इसलिए आप बाकी बढ़ता है। पकड़ लेंगे आप। बहुत लंबी ये हमारा पार्टी का मुद्दा है। हम लोग आपका साथे सदा गठबंधन का चलते आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीपीएम के राष्ट्रीय नेता एम एस जोशी जी से आग्रह करते हैं कि आप अपना संबोधन। भाइयों और साथियों, आप कुछ लोगों को मालूम मैं केरल के हूँ। यहाँ से राहुल जी लोकसभा में पहले आ गए। यहाँ केरल में हमारा भाषा मलयालम है, लेकिन आपको मलयालम भाषा नहीं बोलूंगा। मेरा हिंदी बहुत बुरा है, लेकिन मैं बहुत थोड़ी आपसे बोलूंगा। इसी समय ज्यादा भाषण देने का समय नहीं है। यह समय कुछ करने का समय है। करना नहीं, संघर्ष करने का समय है। ये बेलवा पाटना, जहाँ जो पाटलिपुत्र बोलते थे, यहाँ एक इतिहास है। यहाँ से जो संघर्ष शुरू हो जाएगा वो विजय प्राप्त करेगा। यहाँ आज जीवन के ऊपर हम संघर्ष करता है। संविधान का जीवन संरक्षण करने के लिए यहाँ है संविधान, इनका सब समय है। वो संविधान संरक्षण करने का संघर्ष है। अभी मुझे एक याद आता है 1945 में 1945 उसी समय जर्मनी में हिटलर वहां का इलेक्टोरल से लोगों को निगलते थे। न्यूरमबर्ग कानून जो जर्मनी में हिटलर क्या किया, वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार के लिए अभी चुनाव आयोग भारत में करने की कोशिश करता है। इनको अंत करने के लिए हमारा एकजुटा करके संघर्ष आगे बढ़ाना। यहाँ अभी एक याद है, जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार का राष्ट्रीय राजनीतिक अंधिका शुरू होता है। वो अंधे जरूर देखने के लिए हम संघर्ष का पथ से, रास्ता से आगे जाना पड़ेगा। मैं जर्मनी का ऊपर और हिटलर का ऊपर बोला। हिटलर जर्मनी में सिर्फ 12 वर्ष अधिकार में था। वो सोचता है जहाँ भारत में मोदी जी को 11 वर्ष अभी पूरा किया, पहले जो मौका हमको मिलेगा ये नई फासिवादी सरकार को खत्म करने के लिए हम संघर्ष का रास्ते से एक जुड़े आगे जाना है। आप सबको क्रांतिकारी अभिनंदन दे करके मैं मेरा छोटा भाषण यहाँ समाप्त करता हूँ। जय श्री राम। वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय मुकेश सहनी जी से आग्रह करते हैं आदरणीय राहुल जी को धन्यवाद कि बिहार में जो वोट बंदी मोदी जी का काला कानून है उसको जो लागू करना चाहिए, इसके खिलाफ आज हम लोगों ने बिहार में सबका काम करने का काम किया था।
और मोदी जी को कहना चाहूंगा कि बिहार में मोदी जी ना चाहे बिहार है और बिहार में उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाया जाता है। तो ये आप जो कर रहे हैं वो बिहार के साथ नहीं चलेगा जो आपने महाराष्ट्र में किया कि वोट बढ़ाकर यहाँ पे सत्ता को हथियाने का काम किया और बिहार में वोट काटकर बिहार में सरकार बनाने के लिए आपको चलने नहीं देंगे साथियों। तो मैं चाहूंगा कि मजबूती से आप जो बिहार में जो निर्णय लिए हैं उसको वापस लीजिए, नहीं तो बिहार में क्रांति होगा। बिहार का क्रांति जो है हमेशा क्रांति करके आया है साथियों। आप बताइए, यही वोटर थे 2024 में चुनाव हुआ, 2024 में 40 में से 30 सांसद मोदी जी को बिहार से जीत के गए और उसी के दम पर दिल्ली में सरकार बना है। अगर मोदी जी मुझे बताइए, अगर वो वोटर लिस्ट अगर गड़बड़ है तो सबसे पहले बिहार के 40 सांसद को अपनी सुधार लेने का काम कीजिए, तब जाके ये होगा। आप बताइए बिहार में किस तरीके से आप काम कर रहे हैं। बिहार में राशन कार्ड हो या आधार कार्ड उसको आप मान्यता प्राप्त नहीं कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं आपका जो षड्यंत्र है वो बिहार में चलने वाला नहीं है। हम लोग महागठबंधन के सभी साथी बिहार में मजबूती से बिहार में आपका सामना करने के लिए बिहार में तैयार है और आपको बिहार में हमें चलने के लिए मिलेंगे। तो क्या आप लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है ना? निश्चित तौर पे ये सिलसिला आने वाले समय में चालू रहेगा और मजबूती से अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को। राहुल जी से बोलने के पहले बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम जी से आग्रह करते हैं कि वो अपना भाषण करें। ये लड़ाई राहुल गांधी जी और महागठबंधन के खिलाफ और बाबा साहेब के लिए संविधान में हमारे वोट का अधिकार जो है बीजेपी ने जो है वंचित करने का काम किया है। खास करके अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े पंक्ति से रहने वाले पिछड़ी जातियों के लिए ये किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जो वोट का अधिकार जो है हमें खींचने का काम किया है, इसको आने वाले समय में बिहार से युवाओं का वंचित करने वाला ये चुनावी होता है। अलग कमीशन को हम लोग यहाँ से एक संदेश देंगे और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभारी। गरीबों के नेता, कांग्रेस पार्टी के प्रधान नेता, देश में संविधान की लड़ाई लड़ने वाले, राहुल गांधी जी से आग्रह करते हैं तो लड़ाई को बिहार के मजबूती से काम करें। आगे राहुल जनता और खासतौर से शांत हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो जाए।
मैं बिहार की जनता, बिहार के युवाओं का यहां स्वागत करता हूं। इंडिया गठबंधन के जो सीनियर नेता हैं, तेजस्वी जी हैं, बाकी पार्टियों के जो नेता हैं, उनका भी मैं यहां स्वागत करता हूं। देखिए, कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, हरियाणा में चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ। उससे कुछ ही महीने पहले, लोकसभा के चुनाव के कुछ ही देर बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मेजॉरिटी लेके आए, जीत के आया, और विधानसभा के चुनाव में कुछ ही महीने बाद इंडिया गठबंधन बुरी तरह हारा। उस समय हमने कुछ ज्यादा बोला नहीं, मगर हमने काम शुरू किया। 21वीं सदी है, डेटा की सदी है, डेटा की सेंचुरी है। हमने डेटा देखना शुरू किया, और जैसे ही हमने डेटा देखना शुरू किया, हमें पता लगा कि लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर शामिल हुए। मतलब विधानसभा में 10% ज्यादा वोटरों ने वोट किया। और जब हमने पता लगाया कि ये वोटर कहां से आए, ये कौन है, तो आश्चर्य की चीजें निकली। हर कंस्टिट्यूएंसी में जहां भी वोटर बढ़े, जिन जिन कंस्टिट्यूएंसीज में वोटर बढ़े, वहां पर बीजेपी जीती। सारे के सारे वोट जो नए वोट आए, वो सारे के सारे बीजेपी को गए। एक बिल्डिंग में 4000 5000 वोटर रजिस्टर हुए। गरीबों के वोट काटे गए। और जब हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियोग्राफी, जो हर पोलिंग बूथ पे वीडियो लगा हुआ है, वो दीजिए, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल शांत हो गया, चुप हो गया, एक शब्द नहीं कहा। एक बार नहीं, अनेक बार हमने उनसे कहा कि देखिए, कानून कहता है कि हमें वोटर लिस्ट दी जाए, कानून कहता है कि वीडियोग्राफी हमें दी जाए। आज तक महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट हमें नहीं मिली। वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया क्योंकि वो सच्चाई छुपाना चाहते हैं। यहां पे हम आए हैं, 7 मूर्ति हमारे पीछे है। यहां लोग शहीद हुए, संविधान के लिए शहीद हुए, और संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हर नागरिक को एक वोट मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन, मैं आपको साफ बोल रहा हूं, और आप जानते हो, मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है।
मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है, ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रताप सिंह बाजवा बोले, विधानसभा का विशेष सत्र था सिर्फ दिखावा। चंडीगढ़ में पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के बाद नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक प्रताप सिंह बाजवा ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सत्र केवल दिखावा था जिसमें कोई ठोस काम नहीं किया गया। बाजवा ने कहा, वे केवल घोषणाएं करते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। भाजपा ने हमारे विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए की पेशकश की है। हमने एफआईआर दर्ज कराई है और बयान भी दिए हैं। मंशा तो पहले से कुछ नहीं है, ये तो एक ऑप्टिक्स की गेम खेलते हैं। काम कोई करना कोई नहीं, एक काम अनाउंस कर देना फिर उस पर कुछ नहीं होना। मैं पहले पूछा, स्पेशल सेशन इनका पहला कौन सा था? वो था लोटस ऑपरेशन। एफआईआर दर्ज हुई, बयान लिए, कहा हमारे एमएलए को 25-25 करोड़ रुपया बीजेपी ने ऑफर किया है। उस स्पेशल सेशन का कुछ निकला? आज पहले ये बताओ जी। फिर 20 सेशन ऐसे कर दिए। ऑप्टिक्स की गेम है, फ्रॉडों की जमात। आपने तो वो गिराई है जो वीडियो देखा, उससे क्या है? देखो, एक मेरी वीडियो है जिसको इन्होंने तोड़ा मरोड़ा डॉक्टर किया है। तो मैंने पुलिस स्टेशन सेक्टर 3 में केजरीवाल के खिलाफ, भगवंत के खिलाफ, इनका जो अरोड़ा है उसके खिलाफ और एक फर्जी इनका फाइनेंस मिनिस्टर उसके खिलाफ मैंने कंप्लेंट दे रखी है और आई एम श्योर अबाउट इट कि उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और इन्वेस्टिगेशन के बाद इन पर केस दर्ज होगा। क्या उसने आपको कल दिखाएंगे सारा कुछ। जो मैंने ओरिजिनल मेरी वीडियो है और जो छेड़छाड़ की है, नहीं इधर ही करेंगे, कल इधर ही आएंगे, इधर ही आपको दिखाएंगे कि ये इस पार्टी पर कोई विश्वास कर सकता है। आप देखिए, इनका पोस्टर बॉय था वो कुंवर विजय प्रताप सिंह, उसका क्या हाल इन्होंने किया। और जो कल बिल लेकर आ रहे हैं, 3.5 साल इनको भूला रहा, अब क्योंकि इलेक्शंस आने वाली हैं, ये भी ऑप्टिक्स की गेम है, नथिंग एल्स। अभी तक बिल हमारे पास कोई कॉपी नहीं है। आप देखिए, कल बिल आना इतना इंपॉर्टेंट रिलीजियस बिल है। आज के दिन ऑपोजिशन डज नॉट इवन नो के बिल में है क्या क्या चेंजेस आने वाली। ऐसी ये पार्टी है, कल लाएंगे मौके पर। किताब केजरीवाल जी के ऊपर क्या कल जो किताब लॉन्च हुई है केजरीवाल जी के ऊपर, उसको किस तरह से देखते हैं आप? वो तो ये होगी मास्टरी के लोगों का बेवकूफ बनाने की किताब होगी ना। टिप्स होंगे कि लोगों का बेवकूफ कैसे बनाया जा सकता है। ये सबसे बड़े मास्टर हैं केजरीवाल साहब। इन्होंने देश का बेवकूफ बना दिया, दिल्ली का बना दिया, पंजाब का बना दिया, तो किताब तो इसी पर ही होगी। एक लॉ एंड ऑर्डर पिछले 4-5 दिन से देखिए, लॉ एंड ऑर्डर में देखिए वो संजय वर्मा जो थे, कैसे उनको मारा गया जी। और जिस गैंगस्टर का नाम लगा है, वो गैंगस्टर जब पुलिस की हिरासत में था पंजाब में, तो इसी पंजाब पुलिस ने इनकी लीडरशिप की डायरेक्शंस पर उसकी इंटरव्यू करवाई है। तो आप ये सोचिए कि ये सारा कुछ इनकी मर्जी से हो रहा है। फेल्ड गवर्नमेंट है, ऑप्टिक्स की सारी बात है,
प्रेस पर कंट्रोल करा हुआ है, ऑपोजिशन की बात रखने नहीं देते। तो मगर इधर हमने 2 दिन का जो एक्सटेंशन मांगी उस पर हमने कहा लॉ एंड ऑर्डर पर और लैंड पूलिंग जो सबसे बड़ा स्कैम जो देश की आजादी के बाद पंजाब में होने वाला है, हमारी पहचान को खत्म करने का ये एक इनका डकौंच है, एक आने और पैसे दिल्ली ले जाने, साथ में भाग जाने। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। वडोदरा में हुए पुल हादसे के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कड़ी आलोचना की है। तिवारी ने सवाल किया कि इस हादसे को लेकर प्रधानमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि ये ईश्वरीय क्रोध था या फिर धोखाधड़ी जो देश की जनता के साथ विश्वासघात है। मुझे मोदी जी याद आ रहे हैं, आ गए होंगे या रास्ते में होंगे। जब बंगाल में पुल गिरा था क्या कहा था, पाप की सजा मिल रही, इस सरकार के जाने के संकेत। तो मोदी जी बड़ोदरा का पुल गिरा है, 13 मौतें भी हुई और क्या फिल्मी स्टाइल में गिरा है, आके बैठ गया और गाड़ियां आती जा रही, गिरते जा रहे हैं, 13 लोगों की मौत। और ये पहला नहीं, इसके पहले भी मोरवी में तमाम लोग हादसे के शिकार हुए थे, पुल गिरा था। जब बंगाल में जो आपने बोला था वो सही, भ्रष्टाचार हुआ था, भ्रष्टाचार की वजह से रख रखाव नहीं हुआ था, मेंटेनेंस का हुआ था, क्योंकि 20 साल से 25 साल से तो आप ही मेंटेन कर रहे थे, काफी दिन मुख्यमंत्री के रूप में आपने मेंटेन किया। तो मोदी जी बताइए ना, ये एक्ट ऑफ गॉड है कि एक्ट। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। गुजरात आम आदमी पार्टी अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी ने भाजपा सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। गुजरात के वडोदरा पुल हादसे को लेकर राजनीतिक तापमान तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष ईसादुन गढ़वी ने इस घटना पर भाजपा सरकार की भ्रष्टाचार और लापरवाही का उदाहरण बताते हुए कड़ी आलोचना की है। गढ़वी ने कहा, यह हादसा भाजपा सरकार की चूक और भ्रष्टाचार का नतीजा है। अगर मुख्यमंत्री राज्य के शासन का सही ढंग से प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल, देखो भाजपा के राज में अब लोग डर रहे हैं कि ब्रिज के नीचे खड़े रहे या ब्रिज से ऊपर चले। कल आपने देखा होगा जिस तरह से ये पादरा बड़ोदरा जो ब्रिज है वो पूरा कोलैप्स हुआ, और वो ब्रिज सिर्फ कोलैप्स ही नहीं हुआ है, पहली बार नहीं हुआ है, उससे पहले कई सालों से वहां के स्थानीय लोग कंप्लेन कर रहे थे, उनके वीडियो भी है, वो अधिकारियों से बात भी कर रहे हैं कि ये ब्रिज चलने लायक नहीं है, और उस पर हैवी व्हीकल कैसे चल सकते थे। लेकिन ये भाजपा के भ्रष्टाचार का एक नमूना है, भाजपा की सरकार चलाने की जो अड़ाउड़त है उसका नमूना है, और इसलिए ये मानव सर्जित हादसा है, ये कोई कुदरती हादसा नहीं है। ब्रिज कोलैप्स नहीं हुआ है, भाजपा की सरकार की लापरवाही की वजह से ये ब्रिज कोलैप्स हुआ, लोग मरे, 13 लोगों की मौत हुई है। क्या हम तब तक इंतजार कर रहे थे कि लोग यहां से पुल गिरे और लोग मरे और बाद में हम जांच बिठाए? और मुख्यमंत्री से अगर गुजरात नहीं संभल रहा है तो मुख्यमंत्री को रिजाइन दे देना चाहिए। यहां फुल टाइम अच्छे और सुसज्ज जो वहीवट कर सके ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है। हमें ऐसे बिल्डरों की जरूरत नहीं है जो अपने धंधे में जान दे। ये हो क्या है गुजरात में, बार बार लोगों को परेशानी हो रही है। उतना ही नहीं, आप देखो कि जब जब ये वारदातें हुई है भाजपा वाले मंत्री या मुख्यमंत्री का ट्वीट और निवेदन आता है कि जांच कमेटी बिठाई जाएगी, चमरबंदी को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई तब जांच नहीं होती, कोई चमरबंदी पकड़ा नहीं जा रहा है। बस सिर्फ नहीं बोली मानते कि 5 दिन में लोग मिल जाएंगे और फिर हम भाजपा को वोट देंगे, उनको अहंकार आ गया है। हालत तो तब है कि कल मुख्यमंत्री ने खुद ने ट्वीट किया कि 13 पिलर में से सिर्फ 1 पिलर टूटा, इसलिए इतने लोग मरे, यानी कि 22 पिलर तोड़ने के राह जोड़ रहे हैं क्या? और ये लोग मौत मतलब मृत्यु लोगों की हुई है, लोग हादसे में उनके परिवार पीड़ित है, और आप ये कह रहे हैं उनको बचाव कर रहे हैं। आपकी सरकार का जिम्मेदारी नहीं लेंगे आप कभी, अब जिम्मेदारी नहीं लेंगे। बस इतना सा ब्रिज का वो पिलर टूटा और ये हो गया। क्या मजाक है, ये मुख्यमंत्री की भाषा है क्या? बहुत ही दुख हुआ।
गुजरात के सभी लोगों में दुख है और गुजरात के लोग अब थक चुके हैं भाजपा की इस सरकार से। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। शहजाद पूनावाला का हमला, बिहार के 2 नवाबों ने किया पप्पू यादव का अपमान। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक बार फिर विपक्ष पर कड़ा हमला बोला है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और कांग्रेस के परिवारवाद पर निशाना साधते हुए कहा, तथाकथित पप्पू ने कांग्रेस को डुबोया। वहीं तेजस्वी यादव और कांग्रेस ने कल एक और पप्पू को रुला दिया। देखिए, कांग्रेस पार्टी को एक तथाकथित पप्पू ने डुबाया और कल हमने देखा कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी ने एक पप्पू को डुबा दिया, रुला दिया। जिस प्रकार से बिहार के एक सम्मानित नेता पप्पू यादव जी, जो कि एक सांसद भी है, उनको वैन में घुसने नहीं दिया गया। उसके बाद मैंने उनका इंटरव्यू देखा, कहीं भावुक हुए वो और कहने लगे कि मैं ये अपमान का घूंट पी लूंगा। पर ये अपमानित करने वाले लोग कौन थे? ये बिहार के 2 नवाब थे जिन्होंने पप्पू यादव जी का अपमान किया है, और कन्हैया कुमार भी, जिसको वामपंथी दल से खास कांग्रेस ने लेने का काम किया। और जयराम रमेश बताते हैं कि राहुल गांधी के बाद वो सबसे बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के, उनको भी उन्होंने वाहन में चढ़ने नहीं दिया। तो इसका मतलब साफ है कि परिवारवादी नवाबों के लिए ही वैन में जगह है, कांग्रेस और आरजेडी के, बाकी किसी के लिए और कोई जगह नहीं है। अब उन्होंने इन दोनों लोगों का अपमान किया, ये इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, पर कांग्रेस पार्टी में गैर परिवारवादी लोगों की कोई चलती वैसे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सड़क पर मलबा जमा सफाई का कार्य जारी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के मोहल देवता क्षेत्र में भारी बारिश के कारण भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। भूस्खलन की वजह से सड़क पर मलबा जमा हो गया है, जिससे आवाजाही पूरी तरह बंधित हो गई थी। प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की टीमें मौके पर पहुंचकर सड़क साफ करने का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। वडोदरा पुल हादसा, एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुजरात के वडोदरा जिले के पादरा तालुका में हुए पुल हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। एनडीआरएफ की 6ठी बटालियन के कमांडर सुरेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि हादसे के तुरंत बाद जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ टीम की मांग की थी और टीम को तुरंत घटनास्थल पर रवाना कर दिया गया। कमांडर ने बताया कि जब मैं घटनास्थल पर पहुंचा तो स्थिति की गंभीरता को देखते हुए और टीम की जरूरत महसूस हुई। ये कल एक दुर्घटना हुई है जो कि पालड़ा तालुका में हुई है गुजरात के, और एक बहुत ही दुखद घटना है। इसमें एनडीआरएफ की एक टीम की रिक्वेशन जिला प्रशासन के द्वारा दी गई थी, जिसमें हमने एक टीम तैयार करके तुरंत यहाँ पर इंसिडेंट साइट पर भेजी है, और हमारी टीम के द्वारा जो ही यहाँ पर आए हैं तो हमने रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया है। मैं भी इस इंसिडेंट साइट पर तत्काल पहुँच गया था, और पहुँचने के बाद हमने देखा कि एक टीम की और आवश्यकता है, तो हमने एक टीम को अपनी और डिप्लॉय किया। हमारी यहाँ पर इस ऑपरेशन के लिए कुल 2 टीमें तैनात हैं, और उसके बाद भी फिर हमें महसूस हुआ कि हमारी और टीम की आवश्यकता है, तो हमने एक सब टीम को और यहाँ पर डेप्यूट किया है। मेरे अलावा भी हमारे 2 ऑफिसर और हमारी 2 टीमें और एक सब टीम हमारी यहाँ पर तैनात है, और हम रेस्क्यू ऑपरेशंस की कार्रवाई कर रहे हैं।
पिछले 24 घंटे में किस तरह की कार्रवाई की गई और कितनी दिक्कतों का सामना कर रहा है? पिछले 24 घंटे में हमने यहाँ पर जो भी व्हीकल्स थे उनको निकालने की कार्रवाई की है, प्लस हमारे डीप डाइवर्स ने पूरा उसको चेक किया है। पानी के अंदर में जितनी भी बॉडीज हैं उनको भी रिट्रीव करने की कोशिश की है। और अभी भी इसमें क्योंकि यहाँ पर दलदल ज्यादा है और शाम के समय भी पानी का बहाव काफी ज्यादा हो गया था, जिसकी वजह से ऑपरेशन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज किस तरह टीम द्वारा काम किया जाएगा? आज हमारा एक्शन प्लान ये है कि हम सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि रैंप बना रहे हैं। रैंप बनाकर हम नजदीक से नजदीक जो भी व्हीकल्स हैं उनके नजदीक पहुंचेंगे। वहां पर पहुंचने के बाद फिर हम उनको रिट्रीव करने की कार्रवाई करेंगे, प्लस अपने डीप डाइवर से हम पानी के अंदर जो भी बॉडीज हैं उनको भी पता करके और उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सुरेंद्र सिंह हूं, मैं कमांडेंट 6 बटालियन एनडीआरएफ हूं। थैंक यू। और जो कोई मैनेज आजच्या बंदा उतरी पडवा ठेवले हैं। चालू करें आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। रुद्रपुर बनेगा उत्तराखंड का नया औद्योगिक केंद्र, बोले सीएम धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून स्थित अपने सरकारी आवास पर उद्योग विकास के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक अहम समीक्षा बैठक की। ये बैठक रुद्रपुर में प्रस्तावित 1 लाख करोड़ रुपए की मांग परियोजना के भूमि पूजन समारोह की तैयारियों को लेकर बुलाई गई थी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नाना पटोले बोले, संजय राउत पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर शिवसेना यूबीडी के वरिष्ठ नेता संजय राउत के कथित बयान, निकाय चुनाव में भारत पाक गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं है, इस पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, मैं संजय राउत पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि स्थानीय निकाय चुनाव स्थानीय कार्यकर्ता और नेताओं को विश्वास मिलने कर लड़े जाते हैं। जरूरत नहीं है, किस इंडिया ब्लॉक की जरूरत नहीं है। देखो, मुझे कोई टिप्पणी करने का कारण नहीं है और मैं कोई टिप्पणी भी नहीं करूंगा संजय राउत के ऊपर। ये लोकल बॉडीज इलेक्शन मैंने कई बार कहा है कि ये हमारे लोकल कार्यकर्ता और वहाँ के स्थानिक नेताओं को ही विश्वास में लेके लड़े जाते हैं और इसलिए ये चुनाव को उस नज़र से ना देखे, ये हमारी विनती है आपको। पर सर, किस तरह से अभी जो लोकल बॉडी इलेक्शंस होंगे दोनों भाई साथ में आएंगे, ऐसी अटकलें उन्होंने ये कह के वो इंडिया ब्लॉक की जरूरत नहीं है। अरे भाई, वो तरह से ऑफिशियल हो गया कि अभी लोकल बॉडी दोनों साथ में लड़ रहे हैं भाई। मैंने कई बार कहा है कि जो अभी सत्ता में पार्टी है, 3 लोगों का अलायंस है, वो भी साथ में लड़ेंगे क्या? उन्हें भी अलग अलग स्टेटमेंट दिया है। तो इसलिए लोकल बॉडीज इलेक्शन ये स्थानिक कार्यकर्ताओं के आधार पर लड़ा जाता है, वहाँ के स्थानिक नेताओं के आधार पर लड़ा जाता है। और इसलिए ये जो समीकरण जो है हर तालुका, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग रहने वाला है, तो इसलिए ये अलायंस टूट गया, अलायंस हो गया, ये इशू इसमें नहीं रहेगा। पर सर, कहीं ना कहीं
आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। दुधान में दुकानदार की 25 साल की मेहनत बाढ़ में बह गई। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के दुधान क्षेत्र में हाल ही में हुए बादल फटने और अचानक आई बाढ़ ने दर्जनों परिवार को उजाड़ कर रख दिया है। स्थानीय दुकानदारों और रहवासियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। एक दुकानदार ने अपनी आप बीती साझा करते हुए कहा, मैं पिछले 25 साल से धुनाग में दुकान चला रहा हूँ, लेकिन आज मेरी 25 साल की कमाई खत्म हो गई है। आज मेरा नाम ठाकुरदास है। मैं 25 साल से यहाँ दुकान करता हूँ थुनाग में, और 25 साल में देखो आज सारे खत्म हो गया। बिल्कुल 25 साल की सारी कमाई थी जो खत्म हो गई दुकानदारी में। कुछ भी रहा, एक पीस तक नहीं रहा। देखो आप देख रहे हैं, सारे मीडिया वाले भी आ रहे हैं, इनका भी धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत। और आज कुछ नहीं रहा 25 सालों का। जो 25 साल में कमाया था वो इसमें लगाया था। 25 साल से दुकानदारी कर रहा हूँ मैं। आज कुछ भी रहा, एक फ्लड आया, पीछे से बाढ़ आई और सारा कुछ खत्म हो गया। कुछ भी नहीं बचा, एक पीस तक नहीं बचा। और प्रशासन तरफ कोई हमारी कोई हेल्प नहीं हो रही, कोई देखने नहीं आ रहा, वो कुछ नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा आज तक यहाँ। भैया आप कैसे रह रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। क्वार्टर था मेरा, क्वार्टर भी खत्म हो गया बिल्कुल। वहाँ भी बाढ़ आई, चारा जो मेरा मकान मालिक था वो भी एक्सपायर हो गया, उसमें दब के वो भी एक्सपायर हो गया। सारे कमरे भर गए, 2-2 मंजिल तक भर गई वो भी सारी। तो क्या कर सकते हैं अब, ना हमारे को कोई राहत नहीं मिल रही, कोई त्रिपाल नहीं मिल रहा, कोई कुछ नहीं मिल रहा। अब इसके ऊपर मैंने त्रिपाल फेंकना था, वो त्रिपाल नहीं दे रहे हैं। बोलते त्रिपाल क्या करना आपने, आपका घर तो गया नहीं है, दुकान तो गई है, दुकान नहीं खत्म हुई। इसके लिए ढकने के लिए तो त्रिपाल चाहिए था मेरे को। नुकसान तो सर बहुत ज्यादा। 25 साल की कमाई इसमें सारी खत्म हो गई। 25 साल का था सारा, इसमें जो डाला हो, जो कमाना है दुकान में डालना, जो कमाना वो दुकान में डालना, बस सारा खत्म हो गया। आज 50-60 लाख का माल सारा खत्म हो गया बिल्कुल। कम से कम 50-60-65 लाख का माल था, सारा खत्म हो गया। अब क्या बोले, इससे ऊपर क्या बोल सकते। धन्यवाद करना चाहिए सरकार से, मांग करना चाहते हो हमारे लिए कुछ करो, और ये जो हमारा माल जो खराब हुआ हमारे कुछ सहायता करो। और क्या मांगना सरकार से, सरकार ने देना कि इतना करोगा। सरकार से क्या मांग करनी है। देखो यहाँ मौका तो कर लो भाई, आओ तो कोई अधिकारी आओ, कोई अफसर आओ, कोई नेता हो, कोई मंत्री आए, तब तो हम समझे भाई नहीं आ रहा है। देखो उन्होंने हमारा दर्द समझा, कोई नहीं आ रहा है। ये बात, और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ मैं। धन्यवाद। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले तेजस्वी का बड़ा बयान। बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनर्निरीक्षण अभियान पर राजनीतिक विवाद और गहराता जा रहा है। इस प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से पहले राजद नेता तेजस्वी यादव और चुनाव आयोग और सरकार पर सीधा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा, हमने अदालत का दरवाजा खटखटाया है और कोर्ट में अपना पक्ष भी रखा है। अब देखना ये है कि अदालत क्या फैसला देती है। कोर्ट में आप लोग गए हैं, अपने पक्ष को रखा है। अब देखते हैं कोर्ट में क्या जो भी होगा, कोर्ट का जो निर्णय होगा उसको हम लोग देखेंगे। कोर्ट में मजबूती से सारे पक्षों को जो है रखा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप आधार कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं, आप राशन कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं, आप जॉब कार्ड को, मनरेगा कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं। अभी भी जो है बिहार के लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं। कहीं भी कोई भी स्पष्टीकरण जो है चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग को आखिर ऐसी क्या जिद है कि उनके कमिश्नर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को क्लैरिफाई क्यों नहीं करते, क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रखा, किस बात का ईगो है चुनाव आयोग को। ये तो लग रहा है कि बीजेपी के जो पार्टी का सेल है उस हिसाब से चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मंडी धुनाग में सामुदायिक रसोई घर से बाढ़ पीड़ितों को भोजन। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में धुनाग क्षेत्र में हाल ही में हुए बादल फटने और अचानक आई बाढ़ ने कई परिवार को बेघर कर दिया है। जहां एक और लोग अपना घर, दुकान और जिंदगी भर की पूंजी खो दी है, वहीं दूसरी ओर सामुदायिक सहयोग की मिसालें भी देखने को मिल रही है। दुतान में स्थापित एक सामुदायिक रसोई घर अब बाढ़ प्रभावित लोगों के जीवन की जीवन रेखा बन गया है।
अब वक्त तो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी श्रद्धा के साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।